राजकुमारी का काफिला एक गांव में रुकता है, जहां पर एक व्यक्ति उन्हें मिलने के लिए आता है। भेंट स्वरूप वह एक नवरत्न हार राजकुमारी के लिए लेके आता है। सैनिक जब ये हार राजकुमारी को देते हैं तो उस हार को देखकर राजकुमारी अत्यंत प्रभावित होती है। राजकुमारी उस स्वर्णकार से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। स्वर्णकार राजकुमारी से मिलने जाता है और अपने द्वारा बनाए गए अन्य आभूषण भी प्रस्तुत करता है। राजकुमारी स्वर्णकार से पूछती है कि यह कला सीखने में उसे कितना वक्त लगा। स्वर्णकार हंसते हुए बोलता है, राजकुमारी जी, यह उसके सालों की कठिन तपस्या का फल है। राजकुमारी कहती है कि अगर वह यह कला सीखना चाहे तो वह कितने समय में यह कला सीख जाएंगी। स्वर्णकार उत्तर देता है कि राजकुमारी जी, कम से कम 1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ही ये कला सीखी जा सकती है। राजकुमारी कहती हैं कि काश वह राजकुमारी ना होती तो स्वतंत्र रूप से यहाँ उनके पास रहकर यह कला जरूर सीखती। अगले दिन राजकुमारी का काफिला आगे की तरफ प्रस्थान करता है। इतने दिनों से सफ़र करते रहने की वजह से राजकुमारी अनंतरती अचानक बीमार पड़ जाती है। सैनिक राजकुमारी को लेकर वैद्यशाला में जाते हैं। वहाँ वैद्य राजकुमारी को देखते हैं और उनकी नब्ज देखते हुए उन्हें कुछ जड़ी बूटियों से बना हुआ काढ़ा पिलाते हैं, जिसे पीकर कुछ ही घंटों में राजकुमारी स्वस्थ हो जाती है। स्वस्थ होते ही राजकुमारी उस वैद्यशाला में उपस्थित अन्य मरीजों से मिलती है, जहाँ पर कोई मरीज़ अपनी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी के सही होने का तो कोई अपनी लाइलाज बीमारी के सही होने का गुणगान कर रहा होता है। वैद्य की इतनी तारीफ़ें सुनकर राजकुमारी जी वैद्य जी से मिलती हैं और उन्हें कहती हैं कि जीवन दान देने वाली इस महान कला और इस महान वैद्य के सामने वह नतमस्तक हैं। इतना कहकर राजकुमारी अपनी सहेलियों और सैनिकों की टुकड़ी के साथ आगे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दिन राजकुमारी जिस शिविर में रुकी हुई होती हैं, उस शिविर से बाहर निकलकर टहलते हुए वह जंगल में कुछ आगे चली जाती है, जहाँ पर आदिवासियों के द्वारा बिछाए हुए शिकार के जाल में वह फंस जाती है। आदिवासी राजकुमारी को बंदी बनाकर ले जाते हैं। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। राजकुमारी को बंदी देखकर वह राजकुमारी की सहायता करता है और अपने युद्ध कौशल के बल पर राजकुमारी को वहाँ से रिहा करके सुरक्षित ले आता है। राजकुमारी उस वीर का धन्यवाद करती है। अब राजकुमारी थक चुकी थी। अब वह अपने सैनिकों से पुनः अपने राज्य की ओर प्रस्थान करने के लिए कहती है। राजमहल पहुंचते ही राजकुमारी अपने माता पिता से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होती है एवं इतने महीनों की अपनी यात्रा का हर एक पल और अपना अनुभव उनसे साझा करती है। राजकुमारी के पिता और माता उनसे उनके विवाह की बात करते हैं। महाराज कहते हैं, पुत्री, अब तुम विवाह लायक हो चुकी हो, इसलिए हम माता पिता चाहते हैं कि हम तुम्हारा स्वयंवर आयोजित करें। राजकुमारी अपने पिता से कहती हैं, पिताश्री, बेशक आप स्वयंवर आयोजित कीजिए, लेकिन राजकुमारों के अलावा आम जनता में भी निमंत्रण जाना चाहिए। इतने दिनों के मेरे सफ़र में मैंने ये देखा है कि आम जनता में भी एक से बढ़कर एक कलाकार एवं वीर पुरुष हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्वयंवर में एक उचित एवं महान व्यक्ति का चयन करूँ, जो कि भविष्य में हमारे राज्य की रक्षा कर सके और इसका सुचारू रूप से संचालन कर सके। राजकुमारी अनंतरती का स्वयंवर आयोजित किया जाता है एवं आम जनता से लेकर
बड़े बड़े राज्यों के राजकुमारों को निमंत्रण दिया जाता है। स्वयंवर के दिन वह 4 व्यक्ति भी आते हैं जो कि राजकुमारी को उनके राज्य भ्रमण के दौरान मिले थे। एक वह पक्षी भाषा ज्ञानी, दूसरा वैद्य, तीसरा वह स्वर्णकार और चौथा वह वीर पुरुष जो राजकुमारी के प्राणों की रक्षा करता है। ऐसे कहानी समाप्त करते हुए बैताल बोल उठता है, राजा विक्रमादित्य, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब तुम्हारे उत्तर की बारी। बता विक्रमादित्य, राजकुमारी अपने वर के रूप में इन 4 में से किसका चयन करेगी? उस पक्षी भाषा ज्ञानी का, या उस स्वर्णकार का, या उस वैद्य का जिसने उन्हें स्वस्थ किया, या फिर उस वीर का जिसने उनके प्राणों की रक्षा करी? बोल विक्रम, जल्दी बोल, वरना मैं तेरे इस सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जल्दी बता।